फिज़िक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैसे प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। एक अप्रोच समझ नहीं आती है। तो इस सेशन से आपको काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि इस सेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी हम हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखेंगे, अलग अलग अप्रोच से देखेंगे, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। ये सेशन कुछ वैसा ही है जैसे आप गूगल मैप से देखते हो तो आपको जल्दी किसी भी सिटी का नक्शा समझ आता है ना ऊपर से, तो आप सारे रास्ते के भी इधर से भी जाने पे उस पर्टिकुलर जगह पहुंच सकते हो। उसी तरीके से इस प्रॉब्लम के अंदर अपन अलग अलग अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिए, एंड तक देखिए। नहीं समझ आए एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, लेकिन इस सेशन को पूरे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है कि एक बॉल है जिसको आप यू स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे, और ये बोला है कि एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमें। क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सबको पता है, दो डिफरेंट पार्ट पूछा है। पहला पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है, यानी कि ओ से आपने सपोज प्रोजेक्ट किया है, बी पे लैंड कर रहा है, तो ओ से बी तक के लिए आपके पास एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ही नहीं जा रहा है। दूसरा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचे तब तक के लिए एवरेज क्या होगी, यानी कि ओ से लगा के ए तक के जर्नी के लिए। दो डिफरेंट जर्नी है जिनके बारे में बात करनी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी को आपको पता है कि हम किस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो हमें कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, इससे हमारा काम हो जाएगा। पहले दिन ओ से बी की बात करूं, किसकी बात करूं? ओ से बी वाले, यानी कि फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं तो वी एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, जर्नी ओ से बी के लिए। ओ से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल नहीं होगा? थोड़ा सोच के देखो। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास आर के इक्वल होगा, और ओ से बी तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत बढ़िया। और जो रेंज है, रेंज को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा और यू साइन थीटा वर्टिकल में आ जाएगा। इस तरीके से दो कंपोनेंट आएगा ना, इधर के साइड में एक यू कॉस थीटा और इधर के साइड में एक यू साइन थीटा, बराबर है। तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट कर दूं तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट कट गया, आंसर आ गया यू कॉस थीटा। तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास पता चल गया, ओ से बी तक की जर्नी का। अच्छा रुकिए, मैं इसी चीज़ को अब दोबारा बोलता हूँ। मैं इस पूरी जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो वर्टिकल में इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो वर्टिकल में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? वो होगी 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल में जब आपके पास स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है तो एवरेज उतना ही होगा। अब ये सोचो ना, क्लास में सारे बच्चों के नंबर इक्वल है। अब चाहे क्लास में 10 बच्चे का एवरेज लूँ या 15 बच्चे लेके मैं एवरेज निकालूँ, वही आंसर आएगा। सबके दिमाग इक्वल है, तो क्लास में 10 बच्चों का एवरेज लूँ या 15 का लूँ, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड तो कांस्टेंट है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एवरेज इतनी आएगा और वर्टिकल का एवरेज कितना है? 0, बराबर है। तो ये मेरा आंसर आ गया यू कॉस थीटा। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ठीक है। दूसरे पार्ट को आराम से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर ओ से ए तक की बात करें तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये हाइट आपके पास कैपिटल एच, ये वाले नीचे आधी हो जाएगी r/2। तो यदि मैं इस पार्ट की बात करूँ, सेकंड सेगमेंट की एवरेज की बात हो रही है, वी एवरेज कहाँ से कहाँ तक? ओ से ए तक। तो इसमें मैं लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लिख सकता हूँ पाइथागोरस से, h² प्लस r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना होगा? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगता है, कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतने टाइम
नीचे आने में लगेगा। तो मेरे पास अब ये सारे फॉर्मूले 1 बाय 1 में पुट करता हूँ जिससे नज़ारा दिख जाए। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। मैक्सिमम हाइट अपन कैसे बोलते हैं, वो होता है आपस वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, ये फॉर्मूला था। तो ये आएगा आपस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ जी, ये एच का फॉर्मूला आ गया। रेंज आर की बात करें तो रेंज आर को आप ऐसा लिख सकते हो, ये आता है 2 यू स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ये फॉर्मूला था रेंज का। अब अपन r/2 की बात करें तो अब मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखते रहिए आप। हाइट का स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बनेगा, u की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 4 जी स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बनेगा, r/2 करूँगा अगेन u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर, और अब पूरे का अंडर रूट, यही है। फिर नीचे डिवीज़न में आपके पास क्या आ गया, t/2 टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, t/2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पास u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ऊपर वाले से देखना u स्क्वायर बाहर u की पावर 4 कॉमन आएगा, नीचे जी स्क्वायर भी कॉमन आएगा, फिर बाहर आके क्या बनेगा, u स्क्वायर से u और आपके पास जी स्क्वायर से जी। तो जो पार्ट कॉमन है मैं उसे बाहर लेके बात करता हूँ, तो ऊपर से आप पास बनेगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ये बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर जो पार्ट बचेगा वो बात करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो बचा है, ठीक है। 4 में एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 12 के नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर जो पार्ट बचा वो बनेगा, देखना साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा यहाँ पे, इधर के साइड में 4 टाइम्स ये बनेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा, और नीचे हमारे पास क्या है पार्ट वो देखते हैं। नीचे वाला पार्ट है यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये पार्ट है। अच्छा रुको, अंदर वाले में साइन स्क्वायर बाहर लिया तो बाहर के साइन ही बचेगा, एक स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, अंडर रूट से। अब यहाँ से देखना यू साइन थीटा जी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पार्ट बचा वो बनेगा आपके पास u/2 ये बचा। अंदर वाले पार्ट को क्या मैं ऐसा लिख दूँ, अंदर वाले पार्ट को मैं ये जो आपके पास साइन कॉस स्क्वायर थीटा है 4 टाइम्स, इससे लिख दूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस कॉस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ओ से ए तक की जर्नी के लिए, ठीक है। अब मैं इसी प्रॉब्लम को ना एक और तरीके से ये वाला पार्ट देखता हूँ, क्यों आंसर तो आ गया, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन एक और डिफरेंट प्रॉब्लम की बात, मतलब डिफरेंट अप्रोच की बात कर लें इसी प्रॉब्लम को। इस बार क्या किया मैंने कहा कि भाई ओ से ए तक का ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ का टाइम लिया। अब जब आपको पता है, हम यहाँ पे बार बार ही प्रोजेक्टाइल हम बोल रहे हैं कि दोनों डायरेक्शन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, दोनों को सेपरेट सॉल्व किया जा सकता है, तो क्यों नहीं हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, ठीक है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, आपके पास एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा ओ से ए तक एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा मैं ओ से ए तक की जर्नी के लिए वाई डायरेक्शन में। ये दोनों मैं अब सेपरेट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आप पहले पार्ट के सॉल्यूशन पे आओगे कि आप एक्स डायरेक्शन में, तो भाई एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड कभी चेंज ही नहीं हो रही है, तो आप एवरेज है ओ से ए तक का लो या ओ से बी तक का लो, कितने लो, ये तो हमेशा ही आपके पास यू कॉस थीटा ही आना है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रही बात वर्टिकल में, यहाँ देखिए
वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच हुआ, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट कैपिटल एच के इक्वल है। तो ये मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एच डिवाइड बाई हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ है ना। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ जी, यही है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कितना होता है, वो होता है यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। कुछ पार्ट कैंसिल आउट हुआ, अरे यहाँ पे कुछ पार्ट कैंसिल आउट हुआ क्या, जी से जी कट गया, साइन थीटा कट गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यू साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ये वो पार्ट बचा आपके पास, देख लीजिए। अब आपको जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में सेपरेट एवरेज पता है, तो आप पास इफेक्टिव ओवरऑल एवरेज कैसा होगा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म में है, देखना वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो जब रिजल्टेंट की बात करोगे तो मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, वी एवरेज ओ से ए, वो मैं लिखूँगा अंडर रूट, वेक्टर फॉर्म में कैसे करते हैं म्यूचुअली, पहली आपके पास वी एवरेज ओ से ए एक्स डायरेक्शन में इसका स्क्वायर प्लस वी एवरेज ओ से ए वाई डायरेक्शन में इसका स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड करके अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो u कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड अंदर स्क्वायर आएगा, u स्क्वायर बाहर आके फिर से u, ठीक है। और अंदर जो पार्ट बचा आपके पास वो क्या है, वो देखो, पहले वाले में बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले में क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 भी यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगेन ये आपके पास u 4 बाहर आके क्या बनेगा 2, और ये आपके पास 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को अगेन 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और इस मतलब कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर वही आ रहा है लेकिन हमारी अप्रोच डिफरेंट है। ये जो अभी अपन अल्टरनेटिव या फिर मेथड 2 की बात करें, ये आपको काफ़ी सिंपल दिख रहा है, बहुत जल्दी आंसर आ गया ना इसमें। ऊपर वाले में देखो मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई, नीचे वाले में कम हुई, क्योंकि यहाँ पे अपने दोनों जो आपके पास डायरेक्शन म्यूचुअली है वो इंडिपेंडेंट थी, इस वजह से मैंने सेपरेट सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला आपका पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आए। कंटिन्यूएशन में एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ सिंपल से ये बोला है कि एक पार्टिकल को आप u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और पूछा क्या वो देखिए, द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद में पार्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इससे पहले डायग्राम से समझा देता हूँ कि क्या बातें हो रही है, ठीक है। ऐसी कुछ बात हो रही है कि सपोज़ आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, इस तरीके से पार्टिकल जाएगा और यहाँ कहीं जाके ग्राउंड को वापस हिट कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u, ये आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो ये जो आपके पास इनिशियल डायरेक्शन है, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं एक इस यहाँ कहीं मोमेंट आएगा जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वो आपके पास इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी, ये कहीं मोमेंट आएगा p। तो आपको बताना है कि O से P तक का टाइम क्या है, ठीक है। इस मोमेंट पे P पे जो वेलोसिटी रहेगी ये वाली इनिशियल वेलोसिटी u के परपेंडिकुलर है, ये वाली बात हो रही है। आराम से देखिए, परपेंडिकुलर का वर्ड जैसे ही सुनते हैं 11th क्लास के बच्चे, पहले दिमाग में आपके पास कहीं ना कहीं आ जाता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर, तो क्या करना है, समझ आ रहा है ना। वेक्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो सबसे पहले दोनों क्वांटिटी को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो शायद हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, इसको मैं स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख दूं क्या, ये वाले डायरेक्शन x मान लेता हूँ और ये वाले डायरेक्शन आपके पास y मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या लिखूँगा मैं, u cos थीटा, ये आपके पास x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, और u sin थीटा
ये आपके पास वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। बढ़िया। अब यदि मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो जो वेलोसिटी ये तो हमेशा टाइम के साथ चेंज होगी। इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है, और ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट अप्रोच की बात कर सकता हूँ। एक तो मैं दोनों डायरेक्शन में सेपरेट बात कर लो, एक्स डायरेक्शन में किसी जनरल टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी होगी और वाई में कितनी होगी। दोनों डायरेक्शन सेपरेट बात करूँगा तो मैं लिखूँगा भाई एक्स डायरेक्शन के अंदर जो यू कॉस थीटा है ये तो कभी चेंज होनी ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में इतनी ही रहेगी यू कॉस थीटा। और रही बात वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से बात कर रहा हूँ मैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है u साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का g। तो ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में किसी टाइम t पे वेलोसिटी आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक की प्रॉब्लम है। तो मेरे पास वेलोसिटी किसी जनरल टाइम t पे, जिसे मैं फाइनल वेलोसिटी बोल रहा हूँ, वो मुझे पता चल गई। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो सर देखिए यही बातें बोल रहे हैं ना कि भाई आपके पास जो u वेक्टर है और जो v वेक्टर है ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर है तो सर हमें एक चीज़ का पता है कि आपके पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 करना है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि आपके पास ये हमें पता है कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर, ये पार्ट कितना आएगा 0। u वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूँ ऊपर से, तो वो क्या आएगा u कॉस थीटा आई कैफ प्लस u साइन थीटा जे कैफ, यही इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो आएगी u कॉस थीटा आई कैफ प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैफ, और ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए 0 के बराबर है, ठीक है। अब इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आई वाला कंपोनेंट, इधर भी आई वाला कंपोनेंट, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा प्लस जे वाला कंपोनेंट जे के साथ, ये कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी, ये बनेगा। और ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आप बोलोगे सर यू स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये बनेगा यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी, ये पूरा कितना आ गया 0। यहाँ से u कॉमन ले लेता हूँ तो ये पार्ट बचेगा u माइनस जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, ये सब क्या आना चाहिए 0। तो आप बोलोगे या तो ये वाला पार्ट u 0 होना चाहिए या फिर ये वाला। अब आपको पता है u तो 0 हो नहीं सकता इनिशियल वेलोसिटी, तो अंदर वाला पार्ट 0 होगा। तो यहाँ से टाइम कितना मिलेगा, वो मिलेगा u डिवाइड बाई जी साइन थीटा, यही पार्ट बचेगा, देख लीजिए आराम से। तो इस पार्ट की बात है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आया कि नहीं है, आंसर क्या है u अपॉन जी साइन थीटा। इतने टाइम के बाद में पार्टिकल ऐसी पोजीशन पे होगा, लेट्स सपोज दैट पोजीशन इज p, तो p पे जो वेलोसिटी v होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसी प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करता हूँ एक दूसरे अप्रोच के साथ। ये आ गया आपका मेथड 1। ये दूसरा वाला ज़्यादा अप्रोच बोलने की बजाय मैं ये बोलूँगा कि मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहेगी, बाकी कॉन्सेप्चुअली उतना पार्ट डिफरेंट नहीं है, ठीक है।
जब आपको ये पता है कि u वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर है v वेक्टर के साथ, ठीक, और आप डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हो, क्या मैं वेलोसिटी v वेक्टर को ऐसा नहीं लिख सकता, v इज इक्वल टू यू प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई टी, चलेगा? देखिए यहाँ मैं एक जो पॉइंट बोल रहा हूँ आराम से सुन लेना भाई, ये जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सब आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म में वैलिड है। क्या बोल रहा हूँ? वेक्टर फॉर्म में वैलिड है। और जब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल का मोशन 1 डायमेंशन में है कि 2 में है कि 3 में, बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ए वेक्टर जो है ये आपके पास कांस्टेंट हो और आप वेक्टर फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बेधड़के से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना? लेकिन यदि आप एक डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो, 1 डायमेंशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक डायरेक्शन यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि उस डायरेक्शन के अंदर आप आई कैप जे कैप की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लाइन पे इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, उसके अपोजिट नेगेटिव, तो आप फिर वेक्टर को प्लस माइनस से हैंडल कर सकते हो, ये एक एडवांटेज है, ठीक है? तो किसी भी डायरेक्शन के अलॉन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की जा सकती है और उस केस में आप प्लस माइनस से वेक्टर को हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज इस वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा यूज़ करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस टाइप का मोशन, ठीक है? बहुत बढ़िया। जब आपको पता है कि वी वेक्टर ऐसा है तो मैं ये लिखूँगा ना कि भाई आपके पास यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप बोलो 0 आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। एक काम करता हूँ मैं, अब वी वेक्टर की वैल्यू लिख देता हूँ। वी वेक्टर की वैल्यू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई टी, ये 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट करो, ये प्लस में तो मैं अलग लगूंगा, यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर, ये आ जाएगा आप पास पहला वेक्टर मल्टीप्लाई बाई दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, यू का यू के साथ एंगल तो 0 रहेगा और कॉस 0 की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। फिर ये बनेगा यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर, टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो मैं इसे सेपरेट लिखता हूँ, ये बनेगा 0। देखना इस पार्ट को आराम से देखना भाई, यहाँ पे कुछ लोगों से गलती हो सकती है। इसे मैं लिखूँगा पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जी, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ जी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब आओ वापस ऊपर डायग्राम में, ये आपके पास यू वेक्टर ए वेक्टर इधर आएगा। अब बताओ दोनों के बीच की डायरेक्शन कितनी है, तो दोनों के बीच का एंगल ये काउंट होगा भाई, और ये एंगल कितना है, आगे वाला थीटा है और ये वाला 90 है, तो मैं इसे लिख दूँ 90 प्लस थीटा, तो एंगल की जगह मैं लिखूँगा 90 प्लस थीटा। यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये बताओ कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ये पार्ट 0। फिर से वही पहुँच गया, देखो टी कितना आ रहा है, टी आ रहा है यू अपॉन जी साइन थीटा। आंसर वही है लेकिन थोड़ी मैथमेटिकल अप्रोच मैंने डिफरेंट की है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्चुअली मैंने कोई अलग अप्रोच यूज़ नहीं की है, फिर भी एक और तरीके से आंसर आ गया। अब एकदम डिफरेंट अप्रोच की बात कर रहा हूँ इसी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। आराम से देखिएगा, कुछ लोगों को डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए ये जब इक्वेशन लिखी थी तो मैंने कुछ लाइनें बोली थी, वो लाइनें दोबारा सुन लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा था। यहाँ आ जाओ, डायग्राम पे आते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब मैंने कहा ना, आप किसी भी डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, एक्स में लगा सकता हूँ, वाई में लगा सकता हूँ, जेड में लगा सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच में मैं क्या बात कर रहा हूँ, थर्ड मेथड जो मेरे पास है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन in the direction of projection, in the direction of projection, ठीक है। यानी कि इस तरीके से यदि आपके पास u
ये ग्राउंड है और आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका है, तो मैं इसी डायरेक्शन पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाह रहा हूँ। तो जब पार्टिकल यहाँ कहीं पी पे आएगा तो उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, होगी कि नहीं होगी? देखते रहना। ये आपके पास एक्सेलरेशन जी की डायरेक्शन है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ है ना? तो जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आप पास जी साइन थीटा। किसी को नहीं समझ आया तो आप ये बोले कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो जी का इधर कंपोनेंट जी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसके अपोजिट ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो अब मैं लिख रहा हूँ इस फॉर्मेट में, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद टी। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ का एक काम करता हूँ, एक लिख देता हूँ पी डैश। तो डायरेक्शन ले रहा हूँ ओ पी डैश वाली, ओ पी डैश वाली। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी ओ पी डैश में कितनी है? वो यू है और पॉजिटिव है, कोई कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा यू इस पे ही है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे कितना? जी नहीं है, जी साइन थीटा। इस लाइन पे आपके पास एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा, और वो भी अपोजिट है तो माइनस का जी साइन थीटा। आ गया? टाइम आ गया आपके पास टी, जो मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, जब पार्टिकल यहाँ आएगा पी पे तो वेलोसिटी ये होगी। उस मोमेंट पे क्या पार्टिकल का इस लाइन ओ पी डैश पे कोई कंपोनेंट होगा क्या? नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता, तो फाइनल वेलोसिटी आएगी 0। आराम से सोचिए ठंडे दिमाग से। दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पार्टिकल पी पे आएगा उस मोमेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसका ओ पी डैश वाली लाइन पे कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 बेसिकली। फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देख रहा हूँ? ओ पी डैश वाली लाइन पे। ओ पी डैश वाली लाइन पे फाइनल वेलोसिटी है 0। ठीक है, तो यहाँ से देख लो टी कितना आ गया। तो टी आ गया आपके पास यू अपॉन जी साइन थीटा। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए काफ़ी चीज़ें लिखी है। बाकी थर्ड वाला जो मेथड है ना, यदि मुझे खुद को ही समझाना पड़े तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगी। विदिन 10 सेकेंड इस थर्ड अप्रोच से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है। ठीक है, तो अभी हम 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं और इन दोनों से मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है।